अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक है आर्ट ऑफ चीफ एग्जामिनेशन। अगर आप वकील हैं, सिविल केस में ट्रायल स्टेज पर, फौजदारी केस में, क्रिमिनल केस के अंदर ट्रायल स्टेज के ऊपर, या जनरल पब्लिक के अंदर आपका थाने कचहरी से या पंचायत से वास्ता पड़ता है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, आर्ट ऑफ चीफ एग्जामिनेशन, कि आपने अपनी एविडेंस अपनी फेवर में कैसे करवानी है, अपने गवाह से कौन से असूल, कौन सी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आप एक बेहतरीन एविडेंस अपनी फेवर में या विटनेस से गवाही अपनी फेवर के अंदर आप दिलवा सकते हैं। ट्रायल के बेसिकली दो पिलर हैं मेन, चीफ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। इसके बाद हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर भी वीडियो आने वाली है, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। आज का हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ चीफ एग्जामिनेशन, जिसको हमने बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक पार्ट रूल्स का और एक पार्ट टेक्निक्स का। रूल्स के अंदर भी 3-4 पार्ट्स हैं और टेक्निक्स के अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, जिसको आप सीख कर, समझ कर बेहतरीन तरीके से अपने केस को ग्रो अप कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस को ग्रो अप कर सकते हो, अपने केस को वेल फर्निश एंड वेल पॉलिश कर सकते हो अपनी फेवर के अंदर आप आर्ट ऑफ चीफ एग्जामिनेशन करवा कर। क्योंकि बेसिकली आपका जो सारा केस है वो किसी भी गवाह की गवाही के ऊपर टिका होता है। अब गवाह से गवाही अपनी फेवर में कैसे दिलवानी है कि जो ओपोनेंट कौंसल है, मुखालिफ वकील है, वो कम से कम आपके गवाह को डेंट पहुंचा सके, नुकसान पहुंचा सके या आपकी गवाही को मुतासिर कर सके। तो उसके लिए सबसे पहला जो पिलर है वो है चीफ एग्जामिनेशन। कोई भी वकील जो ट्रायल का वकील है और इनिशियली आपकी वकालत करता है सिविल केस में ट्रायल के अंदर या क्रिमिनल केस के अंदर ट्रायल में, वो आपकी तकदीर लिखता है। उस वकील का दिमाग, उस वकील का आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एदर वो चीफ एग्जामिनेशन है या क्रॉस एग्जामिनेशन है, वो फैसला करते हैं कि आप ज़िंदगी के अंदर खुश रहेंगे या जेल के अंदर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो लिहाजा जो ट्रायल का वकील है वो किसी भी इंसान की तकदीर को लिखने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। अगर आप सिविल फौजदारी केस के अंदर वकील हैं तो इस स्किल्स का सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये स्किल इतनी वसी है कि आप इसको जितना सीखेंगे कम है, जितना सीखेंगे कम है। और इस दुनिया के मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट शार्प लॉयर्स इन दो टेक्निक्स के ऊपर ही अपनी ग्रिप करते हैं, चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन। और ये दो ऐसी टेक्निक है जो अगर एक सच जो सुई की मानद है और वो किसी ऐसे झूठ के ढेर के अंदर छुपा हुआ है, जिस वकील की इन दो आर्ट्स के ऊपर ग्रिप होगी वो उस सुई जितने सच को भी उस झूठ के ढेर से निकाल बाहर लाएगा। तो लिहाजा इसके ऊपर अपनी जितनी ग्रिप हो सके वो करें। बेसिकली तो ये एक फील्ड समुंदर है, ये दो टॉपिक नहीं है, ये दो लामतनाही समुंदर हैं जिनकी कोई एंड, कोई डेप्थ, कोई गहराई नहीं। बट हम इसको समराइज़ करेंगे प्रिसाइजली। कुछ आज रूल्स और टेक्निक्स बताऊंगा चीफ एग्जामिनेशन की, उसके बाद अगली वीडियो हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर, देन आर्गूमेंट स्किल्स के ऊपर भी वीडियोस आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहें और नॉलेज से आप मुस्तफीद हो सकें। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चीफ एग्जामिनेशन को, आर्ट ऑफ चीफ एग्जामिनेशन को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम रूल्स डिस्कस करेंगे जिनको मैं अपने मोस्टली केसेस के अंदर ज़रूर अपनाता हूँ, और दूसरे हिस्से के अंदर हम टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं। और ये दोनों रिसर्च बेस भी है, मेरी सेल्फ एक्सपीरियंस भी है, इनके ऊपर मैं बारहा अमल भी करता हूँ अपने केसेस के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट रूल्स के अंदर हमारे पास 4-5 हिस्से होंगे, इसेंशियल पार्ट होंगे, जिनके ऊपर आपने ज़रूर अमल करना है, वो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। चीफ एग्जामिनेशन के अंदर पहला रूल, नो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते कौन से हैं? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो या तो अज्यूम बेस हो, प्रजम्पशन बेस हो, फर्जी हो, या फिर कलामुल मुकद्दर भी इसको कहा जाता है कि मुकद्दर का कलाम हो। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके साथ 1 साल पहले ये हुआ होता, अगर 2 माह पहले आपकी गाड़ी टकराई होती तो आप क्या करते? अगर मुस्तकबिल में आपकी कंपनी बंद हो जाती तो आप क्या करोगे? अगर मुस्तकबिल में आपको चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? तो ऐसी चीज़ जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं होती,
हकीकत पर मबनी तो नहीं होती, बट प्रजम्पशन बेस्ड ज़रूर होती है, ऐदर वो माजी का हिस्सा है या मुस्तकबिल का। अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्यों नहीं पूछने चाहिए? जब आप किसी विटनेस को अपनी फेवर में गवाही दिलवाने के लिए कोर्ट में लाते हो, तो जब आप उससे ऐसे प्रजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन पूछोगे तो जो उसका जवाब है वो डिटेल और आर्ग्यूमेंटेबल हो जाएगा। इसका जो जवाब है वो लेंथी डिटेल डिस्कशन हो जाएगा, जिससे नुकसान क्या होगा? जो दूसरा वकील है वो उसके जवाब में से सवाल बनाकर उसको फंसा लेगा। तो कोशिश करें कि जब तक हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी मुकम्मल फेवर में ना जाएं, कोई ऐसा मुकदमा, कोई ऐसा केस जहां पर अगर आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी फेवर में जाएं, तो देन ज़रूर पूछें, बट इसको बहुत एहतियात के साथ पूछा करें। इतना फ्रीक्वेंटली और फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मत पूछें, और ना ही अपने गवाह को इतनी डिटेल या डेप्थ में जाने दें कि वो बातें भी कर दे जो नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मेरा जो अपना पैटर्न है कि जब भी आप गवाह को अपनी फेवर में गवाही दिलवाने के लिए कोर्ट लेकर जाते हो तो एक दफ़ा उसको अपने ऑफिस में बुलवा के प्रिपेयर ज़रूर करवाया करें। प्रिपरेशन करवाना, गवाह को तैयार करना गैर कानूनी नहीं है। उसकी मेमोरी रिफ़्रेश करवाना ना तो इलॉजिकल है, ना इलीगल है, ना ही ये अनएथिकल है, बल्कि ये आपके केस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो लिहाजा गवाह को एक दफ़ा अपने ऑफिस में बुलवा के उसकी मुकम्मल तैयारी करवाएं कि आपने क्या गवाही देनी है, अल्फाजों का चुनाव कैसा होगा, आगाज़ कैसा होगा, इख्तिताम कैसा होगा, कितना को आपने बोलना है और कितना को आपने चुप रहना है। सो पहला रूल, नो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछने से गुरेज करना है जिनके जवाब का हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं है। वो अपनी सेल्फ प्रजम्पशन बेस के ऊपर अपने एक्सप्रेशन ज़ाहिर करे, अपने वाक़यात, अपना एक्सपीरियंस ज़ाहिर करे, तो ये आपके केस को काफ़ी हद तक डेंट पहुंचा सकते हैं। सेकंड रूल, नो लीडिंग क्वेश्चन एंड नो कोचिंग। ऐसे क्वेश्चन मत पूछें जो लीडिंग हो। आल दो अगर आप पूछते भी हो तो जो अपोनेंट काउंसिल है वो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगी और आपने भी ये क्वेश्चन पूछने से गुरेज करना है। लीडिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं? आप ये पूछते हो गवाह से कि क्या कल आप जब गए मौका वारदात पर तो उस वक्त टाइम 10:20 का था, या जो मुल्ज़मान थे उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। ये क्वेश्चन जो आगे लीड फराहम करते हैं वो आपने क्वेश्चन नहीं पूछने। ये एथिकल भी ठीक नहीं है और लीगली भी ठीक नहीं है। और अगर वो उसका जवाब दे भी देता है तो जो अपोनेंट काउंसिल है वो इस सवाल को वैसे ही रद्द कर देगी कि जी ये तो लीडिंग क्वेश्चन है, तो उसका जो जवाब है वो सारे का सारा इसमें ज़ाया हो जाएगा। थर्ड रूल, नो आर्गूमेंटेशन, डिटेल डिस्कशन एंड लेंथी आंसर। आपने अपने गवाह से आर्गूमेंटेशन नहीं करने कोर्ट में, डिटेल डिस्कशन नहीं करनी, लेंथी आंसर उससे नहीं दिलवाने के, लंबे लंबे जवाब दे। जितना मुमकिन हो आपने प्रिसाइजली और कंप्रीहेंसिव, जवाब छोटा हो लेकिन मुफस्सल हो, उसके अंदर उस सवाल के मुतल्लिक एक तफसील भी छुपी हो लेकिन उसको ज़्यादा बोलना भी ना पड़े। तो इस तरह के आपने जवाब अपने गवाह से अपनी फेवर में करवानी है, गवाही जवाब दिलवाने हैं जो बहुत लंबे ना हो लेकिन मुफस्सिल हो, तफसील भी उनके अंदर हो बट डिटेल से ना हो। नेक्स्ट रूल, रेलिवेंट क्वेश्चन। मोस्टली आपने वो क्वेश्चन करने हैं जो डायरेक्ट आपके केस के साथ रेलिवेंट है। अगर क्रिमिनल केस है और जो आपका विटनेस है वो आपकी फेवर में गवाही देने के लिए आ रहा है कि जी फ़लाँ बंदे ने, आप अगर कंप्लेनेंट की तरफ से हो कि फ़लाँ बंदे ने इसका मर्डर किया, तो आपने ये पूछना कि किसने मर्डर किया, वो कब आया, कितने लोग थे, उनके पास कोई वेपन थे या नहीं थे। और मैं यहाँ पर आपको फिर से एक चीज़ बता दूँ कि अपने गवाह को प्रिपेयर ज़रूर करवाएं अपने ऑफिस में बुलवा के, केस से जो जिस दिन डेट है उससे एक आधा दिन पहले। तो कम से कम अगर एक केस में आपके पास जितने ज़्यादा गवाह हैं तो मज़ीद, अच्छा एक चीज़ और याद रखें कि आपने गवाहान की तादाद नहीं बढ़ानी, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, क्वालिटी ऑफ विटनेस के ऊपर आपने रिलाई करना। अगर 2 गवाह भी है और वो ऑथेंटिक और प्योर एविडेंस दे रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है, 50 गवाहान की ज़रूरत नहीं। लेकिन बहरहाल अगर आपके पास 3 या 4 गवाह हैं तो उनको आप डिवाइड कर लें कि किस गवाह से मैंने कितनी गवाही अपनी फेवर में दिलवानी है, कौन सा गवाह आई विटनेस है, कौन सा गवाह जो है वो वाज टकर विटनेस है, कौन सा गवाह जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर बेस कर रहा है। तो पहले तो इसको कैटेगोरिकली अलग करें। जब ये चीज़ें अलग हो जाएं तो कौन सा गवाह किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो उससे उस कैटेगरी के मुताबिक ही क्वेश्चन करें और कोशिश करें कम से कम क्वेश्चन करें। ऐसे क्वेश्चन करें जो डायरेक्ट केस के साथ लिंक्ड हो, डायरेक्ट केस के ऊपर वो असरअंदाज हो रहे हो। नेक्स्ट रूल, विटनेस ऑन वर्डिंग। आपने कोशिश करनी है कि जो आपका गवाह है वो अपनी ज़ुबान के अंदर उस वाक़े की तशरीह करे या उसको बयान करे जो भी उसने वाक़या वहाँ पर देखा। फिर आपको बता दूं कि प्रिसाइज स्टेटमेंट हो, मुफस्सिल हो, लेंथी ना हो, शॉर्ट हो, बट वो शॉर्ट के अंदर ऐसी स्टेटमेंट हो जो तमाम पहलुओं को कवर अप करे।
नेक्स्ट रूल है जी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। बीइंग ए कौंसल और बीइंग ए विटनेस, आपने अपने विटनेस को भी ये इंश्योर करवाना है और आपने भी बतौर एडवोकेट, बतौर लॉयर ये इंश्योर करना है कि जो आपकी लैंग्वेज है वो काबिल इज़्ज़त होनी चाहिए। बाइज़्ज़त तरीके से आप गवाह से भी बात करें, अपोनेंट कौंसल से भी बात करें और कोर्ट डेकोरम का जज साहब के साथ भी मुकम्मल बाइज़्ज़त तरीके से बात करें। यहाँ पर एक चीज़ आपको और एडिशन कर दूँ कि वकील एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो कोई बदमाश नहीं है कि आपने रोब नहीं डालना कोर्ट में, आपने अपनी वर्डिंग के थ्रू कन्विंस करना है जज को। बदमाशी करके या ऊंची आवाज़ से आप कन्विंस नहीं कर सकते। हमारी एक और वीडियो भी इसके ऊपर आने वाली है, आर्ग्यूमेंट स्किल्स या कन्विंसिंग पावर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब फिर से कह रहा हूँ कर लीजिएगा, वो वीडियोस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आपकी आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स, आपकी कन्विंसिंग पावर जो है उसके अंदर आपके अल्फाजों का चुनाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वे ऑफ पैटर्न एंड वे ऑफ स्पीकिंग जो है ये बहुत मैटर करता है। तो वो जो हमारी अगली वीडियोस के अंदर हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपने आगाज़ क्या करना है, मिड में कौन से आर्ग्यूमेंट रखने हैं, अपने आर्ग्यूमेंट का इख्तिताम आपने जब भी कोई बात करनी है कोर्ट में तो किस तरीके से आपने इसको सेटलमेंट करना है। नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है जी टेक्निक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्निक्स को, रूल्स को तो फॉलो करना ही करना है, टेक्निक्स को जरूर फॉलो करें। सबसे पहली जो हमारे पास टेक्निक है वो है ओपन एंडिंग क्वेश्चन। टेक्निक्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी आर्ट ऑफ चीफ एग्जामिनेशन के अंदर आपको मदद फराहम करने के लिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन, पहली टेक्निक, ऐसे क्वेश्चन पूछें जिनके जवाब खुले और वजाहत के साथ हों। क्लोज एंडिंग क्वेश्चन नहीं पूछने, क्या आप कल वहां पर गए, जी गया, क्या आप कल वहां पर गए, नहीं गया, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने। जब आपने चीफ करवाना है तो ऐसे क्वेश्चन पूछें कि जो ओपन एंडिंग क्वेश्चन हो, जिनकी जवाब के अंदर जो गवाह है वो आराम के साथ कुछ तफसील भी बयान कर सके। क्लोज एंडेड ना हो, मतलब उसके अंदर कुछ वो अपने तरफ से भी चीज़ों को एडिशन कर सके कि जी मैं वहाँ पर गया, ये हुआ, वो हुआ। क्लोज एंडेड क्वेश्चन आप क्रॉस में पूछें, वहाँ पर भी वो अगले लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वो किन सूरतों में आप पूछ सकते हो और किन सूरतों में आप नहीं। तो अपने चीफ के अंदर आप कोशिश करें कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें और अगर आपको लगे कि ये जो मेरा विटनेस है ये फुली रिलायबल नहीं या इसने पूरे मौके वारदात को नहीं, अब यहाँ पर फिर वही चीज़ आ गई कि आपने सबसे पहले कैटेगरीज को डिफाइन करना कि जो आपका विटनेस है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। आया वो आई विटनेस है, वो सर्कमस्टांशियल विटनेस है, वो वजटकर विटनेस है, वो सेकंड हैंड विटनेस है, क्या उसकी जो गवाही है वो प्राइमरी है या सेकंड। तो आपने ये चीज़ें कैटेगोरिकली डिसाइड करनी है पहले कि वो विटनेस किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो अगर तो वो आपका मेन प्राइमरी विटनेस है, आई विटनेस है, तो आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। अगर वो सर्कमस्टांशियल विटनेस है तो आपने कोशिश करना है कि उससे लिमिटेड क्वेश्चन करें जो आपके केस में डायरेक्टली असरअंदाज हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये टेक्निक्स का मेन रूल है, इसको ज़रूर फॉलो करें। अगला रूल हमारा टेक्निक्स का वो है फॉलो अप क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन की तरतीब बनाएं कि मिसाल के तौर के ऊपर होता ये है कि कोर्ट्स का एक डेकोरम होता है जहाँ पर एक आम बंदा जो जाता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। बाज़ जब वो कंफ्यूज होता है वो चीज़ें भूल जाता है, बातें उसको याद नहीं रहती, जो गवाही उसने कोर्ट में देनी है वो भूल जाता है। तो आपने चूंकि जब पहले विटनेस को तैयार करवाया होगा, प्रिपेयर करवाया होगा, तो आपके पास एक फुली प्रिसाइज स्टेटमेंट होगी कि मैंने अपने विटनेस ने कौन सी गवाही किस तरीके से देनी है। तो आपके ऊपर आप अपने पास उसको लिख लें 5, 7, 10 पेजेस के ऊपर या 5, 7, 10 लाइन्स के ऊपर। तो अगर आपको लगे कि कोई ऐसी ख़ास चीज़ है जो विटनेस को बतानी ज़रूरी है लेकिन वो या तो भूल गया या कंफ्यूज हो गया या उसको याद नहीं है, तो वहाँ पर फॉलो अप क्वेश्चन ज़रूर पूछें। मिसाल के तौर के ऊपर विटनेस से पूरा वाक़या बताया लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो उस मौका वारदात के ऊपर या मौका वकूआ के ऊपर कैसे पहुँचा, कब पहुँचा। उसे बात बता दी कि जी मैंने देखा कि वहाँ पर फ़लाँ बंदा था, उसने आके फ़लाँ बंदे को फायर मार दिया। अब ये चीज़ ऐसी है कि जब मुखालिफ वकील पूछेगा तो वो इस गवाह को जब इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो इसको वो फंसा लेगा या इसको वो अदल बदल करवा देगा। तो यहां पर आपने फॉलो अप क्वेश्चन जरूर पूछना। फॉलो अप क्वेश्चन ये कि जी आप ये बताएं कि आप मौका वारदात के ऊपर कितने बजे गए और कैसे गए और कब तक आप वहां पर पहुंच गए थे। तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सवाल जो फॉलो अप हो, मतलब उसके पीछे कोई शख्स चल के आपके एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंच सके, डेट इज कॉल्ड अ फॉलो अप क्वेश्चन। तो इनको सोच समझकर बड़ी महारत के साथ उन जगहों के ऊपर इस्तेमाल करें जहां पर विटनेस कुछ बात बयान नहीं कर पाया या उस तरीके से नहीं कर पाया जैसे उसको करनी चाहिए थी, या उतनी डिटेल से नहीं बोल पाया जितनी डिटेल से उसको बोलना चाहिए था, या वो भूल गया। तो वहां पर फॉलो अप क्वेश्चन की टेक्निक्स को जरूर अप्लाई कीजिएगा। प्रिसाइज नेक्स्ट टेक्निक, थर्ड टेक्निक, प्रिसाइज डेफिनेट आंसर।
आपने मैंने पीछे भी कई बार इसका जिक्र किया कि प्रिसाइज स्टेटमेंट होती क्या है। आप किसी वाक़े के अंदर डिटेल जो चीज़ें हैं वो ऐड नहीं करते, कब आया, क्या हुआ, कितने लोग थे, कैसे मिला, मैं वहाँ पर क्या करने गया, इतनी लेंथी स्टेटमेंट नहीं बनाते कि जो आपकी जितनी आपकी स्टेटमेंट लेंथी होती जाएगी उसमें से मज़ीद क्वेश्चन निकलते जाएंगे जो कि क्रॉस के अंदर जो आपका अपोजिट कौंसल है उसको फ़ायदा पहुँचाएंगे। आपने प्रिसाइज डेफिनेट आंसर दिलवाना है अपने गवाह से, मुफस्सल, शॉर्ट, रेलिवेंट, डेफिनेट जवाब उसका हो। इर्द गिर्द की बातें, हालात व वाक़यात, मौसमी असरात, ये चीज़ें आपने उससे ज़्यादा नहीं बुलवानी। कम बोले लेकिन जो चीज़ें उसने बयान करनी है वो तफसील के साथ बयान करे और रेलिवेंट टू केस ही वो अपनी बात करे, उसके अलावा की बातें ना बताए। ओवर एफिशिएंट या ओवर स्मार्ट ना बने। अगली टेक्निक, नो ओवर स्मार्ट क्वेश्चन। ना तो बतौर वकील आपने अपने गवाह से ओवर स्मार्ट क्वेश्चन पूछने हैं और ना ही आपने अपने गवाह को ओवर स्मार्ट लैंग्वेज की तरफ या ओवर स्मार्ट डिस्कशन की तरफ लेकर जाना है। ये चीज़ें आपके केस को ख़त्म कर सकती हैं। तफसील, रेलिवेंट, डेफिनेट, प्रिसाइज स्टेटमेंट एंड इनफ। इससे ज़्यादा आपने अपने गवाह को ना तो खुद आपने ओवर स्मार्ट बनना है और ना ही अपने गवाह को आपने ओवर स्मार्टनेस की तरफ लेकर जाना है। बहुत सारे इस तरह के गवाह आते हैं, बेसिकली उनको इन टेक्निक्स का तो नहीं पता कि जब अगला वकील आएगा वो हमारे साथ क्या करेगा, तो वो अपने आप को नॉलेजफुल साबित करने के लिए, अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद और ज़हीन साबित करने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें भी बोल देते हैं जो कि उनको नहीं बोलनी चाहिए ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में। जिससे होता यह है कि उसमें से इस तरह के क्वेश्चंस दूसरी कौंसल बना लेती है जिन क्वेश्चंस के आंसर देना उस गवाह के बस की बात नहीं। अब अगर एक गवाह ने ऐसी बात की जिसमें से 10 क्वेश्चन बनते हैं, उन 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन भी दूसरे वकील ने पकड़ लिए या झूठे साबित कर दिए या गलत साबित कर दिए तो इसकी तमाम स्टेटमेंट ही डाउटफुल हो जाएगी। तो लिहाजा आपने अपनी डाउटफुल स्टेटमेंट से अपने आप को, अपने केस को, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए रेलिवेंट टू केस, डेफिनेट टू केस और जो रूल्स और जो टेक्निक्स है वो बताइए, इनको फॉलो अप करते हुए आपने अपने चीफ एग्जामिनेशन को कंप्लीट करना है। अगली हमारी वीडियो क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर और देन उसके बाद आर्ग्यूमेंट स्किल्स के ऊपर और देन उसके बाद कन्वेंसिंग ऑफ द जज और कोर्ट एटसेट्रा, इनके ऊपर बहुत ही टेक्निकल वीडियोस हमारी आने वाली है। तो लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सोशल सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ। लेक्चर इज़ कंप्लीट, वीडियो इज़ कंप्लीट। दोबारा हाजिर हूँगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।